नमस्ते। स्वागत है आपका परिणीता के इस नए भाग में। पिछले हिस्से में हमने देखा कि कैसे गलतफहमियों और समाज की दीवारों के बीच शेखर और ललिता के रिश्ते और भी उलझते जा रहे थे। आज की कहानी उन दोनों के जीवन में आने वाले अगले मोड़ को और भी गहराई से दिखाती है। चलिए सुनते हैं परिणीता भाग 6। हफ्ते भर बाद की बात है। शेखर अपनी गाड़ी में ऑफिस से लौट रहा था। गुरुचरण बाबू के घर के सामने ही एक और गाड़ी खड़ी थी, इसलिए शेखर को वहीं उतरना पड़ा। गली बहुत संकरी थी, जिसमें से 2 गाड़ियां एक साथ नहीं निकल सकती थी। पड़ोसी से पूछने पर शेखर को पता चला कि दूसरी गाड़ी डॉक्टर की है, जो गुरुचरण बाबू की बीमारी की जांच करने आए हैं। शेखर को याद आया, हफ्ता भर पहले ही माँ ने बताया था कि गुरुचरण बाबू की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं रहती। अपने घर न जाकर शेखर सीधा गुरुचरण बाबू के घर पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा गुरुचरण बाबू की हड्डियों का ढांचा बन चुके हैं, बिस्तर पर लेटे हैं और डॉक्टर बगल की कुर्सी पर बैठकर उनकी जांच कर रहे हैं। दूसरी ओर गिरिंद्र बैठा है और बगल में फीका निस्तेज चेहरा लिए ललिता खड़ी है। गुरुचरण बाबू ने बहुत धीमे स्वर में शेखर को बैठने को कहा। ललिता ने माथे पर आंचल खींच लिया और अनायास ही दूसरी ओर देखने लगी। जांच के बाद डॉक्टर शेखर और गिरिंद्र के साथ बाहर निकल गया। गिरिंद्र ने डॉक्टर को फीस दी। डॉक्टर ने सावधान करते हुए कहा, रोग ने अभी अपनी जड़ें ज्यादा नहीं फैलाई हैं। अगर मैं थोड़े दिन के लिए वायु परिवर्तन पर बाहर ले जा सकूं तो ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर को विदा करके शेखर और गिरिंद्र दोनों गुरुचरण बाबू के पास आ गए। ललिता ने संकेत से गिरिंद्र को एक और बुलाया और धीमे स्वर में उससे कुछ सलाह करने लगी। ललिता और गिरिंद्र की इस तरह की खुसर-फुसर देखकर शेखर का तन जलने लगा। उसे अपने आप पर अपमान का एहसास हुआ। वह उठकर चुपचाप घर से बाहर निकल आया। घर पहुंचकर वह सोफे पर धम से बैठ गया। आज ललिता ने उसे देखकर माथे का पल्ला खींच लिया था, जैसे वह उसके लिए अब कोई पराया व्यक्ति हो। इतना ही नहीं, उसकी आंखों के सामने ही ललिता ने गिरिंद्र के साथ बड़ी घनिष्ठता से कुछ कहा था। शेखर के लिए यह किसी तीव्र अपमान से कम ना था। आज ललिता ने उसे दिखा दिया कि अब गिरिंद्र उसके लिए अधिक अपना है और शेखर अब उसके लिए कोई नहीं रहा। अपमान से शेखर का पूरा शरीर जलने लगा। तभी भुवनेश्वरी ने उसे नाश्ते के लिए बुलाया। इन दिनों शेखर के मन में अनेक विचार अनेक रूप धरकर उसे दिन रात परेशान करते रहे। वह बहुत सोचता था, पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वह वही नहीं सोचता था कि जो कुछ हुआ उसमें वास्तविक दोष किसका था। क्या उसने कभी ललिता से स्नेह अपमान दिखाया था? क्या उसने उसे कभी कुछ कहने का अवसर दिया? उस रात की बात उजागर होने के डर से वह ललिता से कतराने लगा था और अब सारा दोष उसी पर डालकर वह ईर्ष्या और क्रोध की आग में जल रहा था। इसी तरह तिल तिल जलते हुए उसके 6-7 दिन निकल गए। एक शाम वह अपने कमरे में अकेला चाय पीते हुए बैठा था कि दरवाजा खुला। अन्ना काली का हाथ थामे ललिता उसके कमरे में दाखिल हुई। अन्ना काली ने कहा, शेखर दा, हम दोनों आपको प्रणाम करने आए हैं। कल हम लोग जा रहे हैं। आपके चरणों में रहकर हमने बहुत अपराध किए हैं। शेखर दा, आप सब कुछ भूल जाइएगा। शेखर समझ गया ये बातें अन्ना काली को ललिता ने ही सिखाई हैं। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अभी तो हम मुंगेर जा रहे हैं। अन्ना काली ने कहा, वहाँ गिरिंद्र बाबू का मकान है। बाबूजी के ठीक हो जाने पर भी अब हम यहाँ नहीं आ पाएंगे। डॉक्टर साहब ने कहा है यहाँ की जलवायु उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इतना कहकर ललिता आगे बढ़ी। मेज पर चाबी रखते हुए बोली, तिजोरी की चाबी अब तक मेरे पास थी, उसे यहीं रख रही हूँ। और एक फीकी हंसी के साथ कहा, लेकिन तिजोरी में अब 1 भी रुपया नहीं है, सब खर्च हो गए हैं। अब चलो शेखर दा। ये कहते हुए अन्ना काली ने शेखर के चरणों को छूकर प्रणाम किया। ललिता जहाँ खड़ी थी वहीं से जमीन पर माथा टेक कर प्रणाम किया और अन्ना काली का हाथ पकड़कर धीरे धीरे बाहर चली गई। शेखर अपनी अहंकार और आत्मसम्मान में डूबा वहीं स्तंभ बैठा रह गया। ललिता आज उससे अंतिम विदा लेने आई थी। जो कुछ उसे कहना था वह बिना कुछ कहे कह गई थी। कोई शिकायत किए बिना वह शांत होकर चली गई और शेखर को भीतर से खाली कर गई। मुंगेर की जलवायु में भी गुरुचरण बाबू की टूटी नैया नहीं संभली। साल भर की बीमारी के बाद एक दिन वे महाप्रस्थान की राह पर निकल पड़े। अपने अंतिम समय में उन्होंने गिरिंद्र का हाथ थामकर प्रार्थना की, बेटा, मेरे परिवार को बीच मझधार में मत छोड़ना।
उनका साया बनकर रहना। गिरिंद्र ने सच्चे मन से वचन दिया और कहा कि वह उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। कलकत्ता वाले मकान में अब किराएदार रहने लगे थे। इन्हीं से एक दिन भुवनेश्वरी और शेखर को गुरुचरण बाबू के देहांत की सूचना मिली। इधर शेखर के परिवार में भी विपत्ति आई। नवीन चंद्र का अचानक निधन हो गया। भुवनेश्वरी दुख से व्यथित हो उठी और काशी चली गई और गृहस्थी का भार बड़ी बहू पर छोड़ गई। वे यह कहकर गई कि अगर सब ठीक रहा तो अगले साल लौटकर शेखर का विवाह करवा देंगी। यह रिश्ता नवीन चंद्र ने ही तय किया था। एक साल बाद लड़की वाले आए और कहा कि वे शीघ्र ही शादी का मुहूर्त रखना चाहते हैं। खिन्न मन से शेखर काशी जाने की तैयारी करने लगा। उसे याद आया कि ऐसे सभी काम ललिता कितनी कुशलता से करती थी। 3 वर्ष बीत गए थे उन्हें यहाँ से गए हुए। इन वर्षों में गुरुचरण बाबू की मृत्यु की सूचना के अलावा ललिता की कोई खबर नहीं मिली थी। तभी महरी आई और बोली, छोटे बाबू, अन्ना काली की माँ ने आपको बुलाया है। शेखर ने आश्चर्य से पूछा, अन्ना काली की माँ यहाँ कहाँ? महरी ने बताया, अपने घर में, कल रात ही मुंगेर से लौटी हैं। शेखर सब काम छोड़कर नीचे उतर आया। जैसे ही उसने गुरुचरण बाबू के घर में कदम रखा, उसकी विधवा चाची जोर जोर से रोने लगी। शाम रात में ढलने लगी थी। तभी ललिता आई और दिया जला गई। गले में आंचल डालकर उसने दूर से शेखर को प्रणाम किया और धीरे धीरे बाहर चली गई। शेखर ने उसे ठीक से नहीं देखा, लेकिन जितना देख सका उसे लगा ललिता और भी पतली और लंबी हो गई है। रोने धोने के बाद ललिता की मामी ने कहा कि वह मकान बेचना चाहती हैं और मुंगेर जाकर रहना चाहती हैं। शेखर के पिता की इच्छा थी कि यह मकान घर वालों के पास ही रहे, इसलिए उन्होंने शेखर से कहा कि वह इसे खरीद ले। शेखर ने कहा कि वह माँ से पूछकर ही निर्णय लेगा। तभी मामी ने ललिता की ओर देखकर कहा, मेरे दामाद से तो तुम्हारी बात नहीं हुई ना शेखर? शेखर बोला, वो तो बहुत साल पहले ही हो चुकी थी। इतना कहकर शेखर उठने लगा, लेकिन बैठक के बाहर दरवाजे की आड़ में ललिता खड़ी थी। धीरे से बोली, सुनो, माँ को लेने क्या आज ही जा रहे हो? शेखर बोला, हाँ, आज रात ही। माँ ठीक तो है ना? ठीक है, लेकिन इस आघात को उन्होंने सहा नहीं है। उनका चित्त अब स्थिर नहीं रहता। ललिता ने पूछा, तुम तो ठीक हो ना? शेखर बोला, बिल्कुल। और बिना रुके बैठक से बाहर निकल आया। रास्ते में उसे लगा जैसे ललिता से बात करके उसका तन मन अपवित्र हो गया है। गाड़ी आने में भी देर थी। लेटे लेटे वह ललिता के विषय में सोचने लगा। उसके मन में घृणा और क्रोध के अंगारे भर गए। उसकी नजर में ललिता एक धोखेबाज स्त्री थी। उसकी मामी ने यह बताया था कि लड़की की शादी बहुत जल्दी और सादगी से की गई थी, इसलिए शेखर को निमंत्रण नहीं दिया गया। वैसे ललिता ने तो बहुत कहा था कि तुम्हें बुलाया जाए। ललिता की यह दृढ़ता शेखर के भीतर आग का गोला बन गई, जो उसे अंदर से जलाकर राख कर गई। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां भावनाएं और गलतफहमियां एक दूसरे से टकरा रही हैं। आगे क्या होगा? क्या शेखर और ललिता की यह दूरी हमेशा के लिए रह जाएगी या वक्त कुछ और तय करेगा? जानने के लिए सुनिए परिणीता का अगला भाग। मैं मिलती हूँ आपसे परिणीता भाग 7 में।